So now last day we were discussing the velocities of wave. Okay, हम क्या पढ़ रहे थे? वेलोसिटी ऑफ वेव पढ़ रहे थे, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो, दोनों तरीके की जो वेव है उनकी हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वेलोसिटीज़ डिस्कस कर रहे थे कि भाई अलग अलग मीडियम में जो उनकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। तो हमने डिफरेंट मीडियम्स वहाँ पे देखे। यू सीन डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम देयर। ओके, तो आपने कौन कौन से मीडियम देखे पहले ये समझ लो। आपने देखा कि सॉलिड में जो स्पीड है ना, अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल वेव की, लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड, तो मान लीजिए कोई सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, यू हैव अ सॉलिड मटेरियल लाइक दैट, और इस सॉलिड मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस है y है, तो इसमें जो स्पीड आई थी है ना, y अपॉन कितना आया था? रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल। तो मतलब स्पीड जो है साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड करती है, अगर मैं बात करूं सॉलिड की। इसी तरीके से स्पीड इन, अगर यहाँ पे किया जाए स्पीड इन गैस और, ठीक है, लिक्विड, मान लीजिए लिक्विड या गैस में से किसी में आपकी जो साउंड है वो मूव कर रही है ना, योर साउंड इज मूविंग इन अ लिक्विड और आइदर इन गैस मीडियम। तो इनके लिए यहाँ पे क्या डिफाइन होता है? फॉर गैस और लिक्विड वी हैव बल्क मॉडुलस, क्योंकि इनके पास वॉल्यूमेट्रिक चीज़ें हैं ये, है ना। तो यहाँ पे क्या डिफाइन होता है बच्चों? बल्क मॉडुलस डिफाइन होता है, समझ रहे हैं। तो फॉर गैस और लिक्विड वी डिफाइन द बल्क मॉडुलस। अब आप कहोगे बल्क मॉडुलस क्या होता है? के यू नो दैट दिस इज द कॉल्ड द bulk modulus of velocity. Okay, your k is what? K is called bulk modulus. तो जो स्पीड होगी v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k अपॉन रो। रो अगेन इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, यानी कि अगर गैस या लिक्विड में से किसी के अंदर, ठीक है भाई, अगर गैस या लिक्विड में से किसी के अंदर भी आपका साउंड ट्रैवल कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है उसके करस्पॉन्डिंग हम अलग अलग 3 फॉर्मूले यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। तो यू नो दैट v ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन v ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन v ऑफ गैस। सबसे तेज जो साउंड है, साउंड की जो स्पीड होती है सबसे तेज कहाँ पे ट्रैवल करती है? सॉलिड्स के बीच में, क्योंकि जब भी साउंड ट्रैवल करेगी वो किस वजह से करेगी? ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूल के जो बीच में मॉलिक्यूल्स हैं उनके वाइब्रेशंस की वजह से। तो यू नो कि सॉलिड के मॉलिक्यूल नज़दीक होते हैं, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सबसे स्पीड कहाँ पे मूव करेगी? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड माय डियर। तो देयर आर 3 डिफरेंट मीडियम इन विच, बट व्हेन यू कैलकुलेट वी ऑलरेडी रिटन दैट, हमने ये तो लिख लिया कि भैया जो गैस है या लिक्विड है, ठीक है, जो गैस है या लिक्विड है उसमें तुमने लिख लिया कि जो स्पीड है वो k अपॉन रो होती है। इट्स अ डिफरेंट मैटर, नो बॉदर अबाउट दिस, है ना, इट्स वेल एंड गुड। बट व्हेन वी डिस्कसिंग द एग्जैक्ट फॉर्मूला, है ना, ये जो स्पीड है, सिंस वी नो दैट, आप लोग जानते हो स्पीड ऑफ साउंड होती है लगभग 332 मीटर पर सेकेंड। इतनी तेज जो है साउंड जो है गैस के अंदर मूव करती है। बट इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, विच फॉर्मूला सर? दिस फॉर्मूला, है ना। इफ यू पुट द, अगर आप बल्क मॉडुलस की वैल्यू रखेंगे, डेंसिटी रखेंगे, तो ये जो है स्पीड इसके बराबर नहीं आती है। सो यहाँ पे क्या किया, एक आदमी है, न्यूटन को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है न्यूटन ने। तो न्यूटन्स ने करेक्शन किया, न्यूटन्स फॉर्मूला आप कह सकते हो उसको, न्यूटन्स फॉर्मूला। तो न्यूटन ने क्या किया, इसी चीज़ के रिगार्डिंग एक फॉर्मूला ड्राइव किया, है ना। हमारे पास v इक्वल टू, सिंस यू नो कि भाई v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k अपॉन रो है, ओके। तो सो फॉर गैस लिक्विड k जो होता है बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू p, ओके। बल्क मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस हमने पढ़ा था ना, बल्क मॉडुलस ऑफ k को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? वी रिप्लेस k बाई p। तो k अगर p से रिप्लेस होगा तो v बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट p अपॉन रो। तो यानी कि जब आपका
साउंड जो है ना, जब तुम्हारा साउंड जो है वो गैस या लिक्विड में से किसी एक मीडियम में ट्रैवल करेगा तो प्रेशर करेगा, वहाँ पे प्रेशर लगाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो वेलोसिटी है v इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन कितना आ जाएगा, रो आ जाएगा। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो मेक श्योर यू शुड अंडरस्टूड दिस। बट अगेन है ना, आप प्रेशर की वैल्यू रख लो, है ना, गैसियस प्रेशर की वैल्यू रखो, रो की वैल्यू रखो, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी इफ़ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑल्सो न्यूटन्स के करेक्शन के बाद जो स्पीड ऑफ साउंड है गैस में वो अब भी जो है 332 के आसपास नहीं आती है। तो इसके बाद एक और भाई साहब आए जिनका नाम है लाप्लास। तो लाप्लास ने क्या किया, न्यूटन के फॉर्मूले में लाप्लास करेक्शन, न्यूटन के जो फॉर्मूला है न्यूटन के फॉर्मूले में करेक्शन किया, ठीक है, इसको कहते हैं लाप्लास करेक्शन, लाप्लास करेक्शन। तो ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है उसमें क्या किया गया, थोड़ा सा करेक्शन माना गया, टेकिंग द मीडियम, जो हमारा मीडियम है एज एडिबैटिक, है ना, यू नो व्हाट इज द एडिबैटिक मीडियम, आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने अलग अलग प्रोसेसेस पढ़ी है, तो उन्हीं में से एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एडिबैटिक प्रोसेस, और जो गामा है लगभग 1.4 रखेंगे डायटमिक गैस के लिए। आप मीडियम की गैस को मान लोगे कि वो कैसी है, डायटमिक गैस है, तो हमने जो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा वो गामा टाइम्स ऑफ पी, गामा पता है ना कहीं पे सी पी अपॉन सी बी, गामा हमें अगर तुमने थर्मोडायनेमिक थोड़ी भी पढ़ी है तो गामा इक्वल टू सी पी अपॉन सी बी होता है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट का रेशियो जो है। तो लाप्लास ने क्या किया समझ रहे हो, लाप्लास ने एक करेक्शन किया, तो करेक्शन में ये आया हमारे पास, ओके, वी डन द करेक्शन एंड फ्रॉम द करेक्शन वी फाइंड दैट कि टेकिंग द मीडियम एज एडिबैटिक, आपको मीडियम को जो है वो सिंपल मीडियम नहीं लेना है ना, आइसोथर्मल मीडियम नहीं लेना है, आपको मीडियम को कैसा लेना है, एडिबैटिक। तो अब ये जो फाइनल फॉर्मूला है v इक्वल टू यू गेट अ फाइनल फॉर्मूला गामा p अपॉन रो, सो ये फाइनल फॉर्मूला है ना, तो ये जब मैच कराओगे तो यहाँ से v की वैल्यू अगर आप वैल्यू रखोगे 332 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, p की वैल्यू रख कीजिए, रो की वैल्यू रखिए, यू गेट द करेक्ट आंसर हेयर। तो इट्स अ करेक्ट फॉर्मूला। तो 3 यहाँ पे करेक्शन करने पड़े हमें, ठीक है। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला लिखा, सबसे पहले हमने सो नाउ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जो क्वेश्चन पूछेगा ना, नाउ द क्वेश्चन आस्क अबाउट द डिपेंडेंसी, ओके, इफेक्ट, मतलब जैसे अब आपको इफेक्ट पूछेगा कि इफेक्ट ऑफ डेंसिटी क्या होगा, इफेक्ट ऑफ वगैरह क्या होगा, अलग अलग टर्म पे आपको इफेक्ट पूछेगा, ठीक है। तो जैसे समझ लो आपसे पूछ रहा है कि इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन स्पीड ऑफ गैस, तो यू नो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, है ना, p अपॉन रो था, गामा p अपॉन रो, तो यू नो कि स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी डिपेंड कर रही है ना, जो स्पीड है गैस की वो डेंसिटी की क्या आ रही है भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। यू हैव हेयर यू हैव डेंसिटी, तो जो स्पीड है हमारी वो स्पीड आप देख रहे हो कि डेंसिटी की क्या आ रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी अगर मैं देखूं तो ये डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रो ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी यहाँ पे, डेंसिटी इन्वर्सली रूट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये बहुत बार पूछा जाता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड, कि भाई गैस अगर मूव कर रही है तो उसकी स्पीड पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो v बराबर अंडर रूट गामा p अपॉन रो है, तो p की जगह पी वी इक्वल टू अगर आप आर टी रख देते हैं तो v इक्वल टू आर पी इक्वल टू आर टी अपॉन वी, है ना, तो ये आ जाएगा अंडर रूट गामा आर टी अपॉन
ओके, ध्यान समझिएगा बात को, पी की वैल्यू रख दे रहे हैं, है ना। इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ पी, तो आर टी अपॉन एम आ जाएगा, मास, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज योर मास ऑफ द गैस। तो बस यहाँ से देखो V जो है कहीं पे प्रेशर आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। फाइनल रिजल्ट जब आपने लिखा है तो इन योर फाइनल रिजल्ट देयर इज नो प्रेशर, तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। वेलोसिटी, है ना, द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम नॉट डिपेंड ऑन सर, किस पे डिपेंड नहीं करता सर, इट नॉट डिपेंड ऑन सर प्रेशर, प्रेशर पे वेलोसिटी कहीं से कहीं तक भी डिपेंड नहीं करता है। प्लीज मेक श्योर यू शुड रिमेंबर दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, है ना। आपसे क्वेश्चंस में पूछ लेता है ना, एमएसक्यू सेक्शंस में पूछ लेता है, अलग अलग जगहों पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज इंश्योर कर लेना कि क्या होगा यहाँ पे। तो पहले वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू डिपेंड, बट इसीलिए हमने यहाँ पे करेक्शन किया और फाइनली इस रिजल्ट तक पहुँचे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे गलती कर लेते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सो नाउ नेक्स्ट टर्म, इफ इट टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे अभी अभी देखा था तुमने, इट डायरेक्टली डिपेंड ऑन रूट ऑफ टेम्परेचर। ओके, वेलोसिटी इज डायरेक्टली डिपेंड ऑफ रूट ऑफ टेम्परेचर, तो इट्स अ वेरी गुड फॉर्मूला ऑल्सो। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर आप देखें तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। द नेक्स्ट थिंग यू हैव, ओके, द नेक्स्ट थिंग यू हैव योर सी। अगला क्या डिस्कस करते हैं, ह्यूमिडिटी का, है ना, आर्द्रता जो होती है, ह्यूमिडिटी का जो इफेक्ट होता है ना, जैसे जब मौसम ह्यूमिड हो जाएगा, है ना, ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब जब, है ना, नमी होगी मौसम में तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा स्पीड पे। देखो व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीज, ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी तो दी, ऐसा सोचो, मतलब इन्वायरमेंट की ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, आर्द्रता बढ़ रही है, तो द डेंसिटी जो होगी इस गैस की डेंसिटी डिक्रीज करेगी ना। वाई डिक्रीज, क्योंकि नमी आ जाएगी ना, है ना। जब भी गैस की डेंसिटी बढ़ी है क्योंकि बीच में लिक्विड के मॉलिक्यूल आ जा रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो रही है। ध्यान समझना, किसकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, गैस की, है ना। कहीं पता चल रहा है कि कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीज द डेंसिटी डिक्रीज, सो डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो वेलोसिटी जो है इंक्रीज करेगी। इसका मतलब अगर मौसम ह्यूमिडिटी वाला है, जैसे बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा नमी होती है मौसम के अंदर, ठीक है, ह्यूमिडिटी हाई होती है मतलब बरसात के दिनों में, तो जब आप इस चीज़ को देखोगे, है ना, बरसात के दिनों में जब आप फील करोगे ह्यूमिडिटी को, मतलब देखोगे साउंड की स्पीड को, तो बरसात के दिन में आप अगर आवाज़ लगाओगे किसी को तो देखोगे कि वो जल्दी सुन पा रहा होगा, या जो साउंड है वो जल्दी सुन रही होगी। जैसे आपने कभी अक्सर देखा होगा, है ना, जब आप मैच वगैरह देखते हैं, ठीक है, अगर आपने कहीं दूर से बैठ के, ग्राउंड में बैठ के अगर आपने मैच देखा हुआ है कभी क्रिकेट का, तो आपने देखा होगा कि अक्सर जब बॉल बल्ले से टकराती है, ठीक है, दोनों का इम्पैक्ट होता है, तो आपको आवाज़ जो है वो कुछ देर बाद सुनाई देती है ना। दिखाई पहले देता है आपको कि बॉल लगी और बॉल चले गई, बट जो आवाज़ है वो बहुत देर बाद सुनाई देती है, कि है ना, आपको हो सकता है कि आपको 2-3-4 सेकंड के बाद आवाज़ सुनाई दे। तो वो इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको दिख तो फास्ट रहा है पर आपको सुनाई थोड़ा देर में दे रहा है, वो भी आप एक फिनोमेना देख सकते हैं। वही चीज़ अगर आप नमी के मौसम में देखें तो आपको जल्दी आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी उस दिनों साउंड की, ठीक है। तो डिफरेंट
सिनेरियो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सर। ऐसे ही विंड, हवा चल रही है, तो हवा अगर सपोर्ट कर रही है तो ठीक है ना। हवा अगर आपको सपोर्ट कर रही है तो तब तो बात ठीक है, बनती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर हवा अगर अपोज डायरेक्शन में चल रही है तो आपको क्या करेगी, साउंड धीरे धीरे सुनाई देगी। क्लियर है ना। सो दीज आर द इफेक्ट, दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर। ओके, इन पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। अब इसमें इसके यू नीड टू डू द क्वेश्चंस हियर ऑल्सो। चलिए ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो बेसिक वेव के बारे में प्रोग्रेशन है ना। बेसिक जो होती है वेव की, जो बेसिक कंडीशंस होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, या बेसिक पॉइंट्स होते हैं। जैसे अपन ने जो भी पढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड पढ़ा, गैस पढ़ा, मतलब जो भी आपने यहाँ पे चीज़ें पढ़ी, ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं, फाउंडेशन थिंग है ये साउंड की, जो वेव के बारे में, ये दीज ऑल आर द फाउंडेशन थिंग, है ना। सो नाउ यू नो, जो इक्वेशन होती है ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, यू नो कि आपके पास कोई वेव अगर प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव मतलब जो मूव कर रही है मीडियम में, ठीक है। प्रोग्रेसिव मीन व्हाट, प्रोग्रेसिव मीन द वेव विच मूविंग इन अ मीडियम, उसी को आप प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। तो ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव के लिए अगर मैं बात करूँ माय डियर, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रोग्रेसिव वेव अगर है तो उसकी जो इक्वेशन है ना यार, तुमने याद की थी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, हाँ है ना। तुमने जो प्रोग्रेसिव वेव जो थी, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन जो है वो याद की थी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। के तुमने कहा था वेव नंबर है या वेव, ठीक है, वेव वेक्टर है, और के की वैल्यू 2 बटे लैम्डा के बराबर होती है। ये मेरे दोस्त इसको याद रखना, ठीक है, इसको भूलना नहीं, है ना। y इक्वल टू आपने ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स रखा, तो प्लीज़ इंश्योर कि आप इस पॉइंट को ध्यान रखें, इसको भूलना कतई नहीं है। याद रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, हम जो पढ़ने वाले हैं, जैसे मान लो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है वो इंसिडेंट वेव है। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट वेव। ये मीडियम है, ये दीवार है मेरे भाई, ठीक है, अंबुजा सीमेंट से बनी है, तो टूटेगी तो है नहीं। तो यहाँ से एक वेव ऐसे आई झूमते हुए, ये टकराई, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद वापस जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी मीडियम में, वापस आएगी, ऐसे वापस आएगी, गई, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है वो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख देंगे, क्योंकि कुछ नहीं बदला, है ना। अगर यहाँ पे कोलिजन इलास्टिक हो रहा है तो कुछ नहीं बदलेगा, केवल और केवल वेव नंबर बदल जाएगा। मतलब ये नेगेटिव था तो ये डायरेक्शन बदल के क्या हो गई, पॉजिटिव। इधर को हमने एक्स एक्सेस मानी तो ये माइनस एक्स होगी, तो दैट्स व्हाई यू गेट अ नेगेटिव वेव। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अभी काम आएगा, इसलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें एक टॉपिक पढ़ना है, काफ़ी प्यारा सा टॉपिक है, तो आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा इस प्यारे से टॉपिक को। हमें पढ़ना है सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओके, हमें किसके बारे में डिस्कशन करना है, हमें डिस्कशन करना है सर सुपरपोजिशन ऑफ वेव के बारे में। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की थी, मेक इंश्योर याद रख लेना। वी डिस्कस द वेलोसिटी इन लास्ट डे। कल का जो लेक्चर था वहाँ पे भी यही बात की थी, वहाँ पे भी कुछ नया नहीं किया था, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा न्यूटन्स करेक्शन, हमने देखा लाप्लास करेक्शन, हमने देखे इफेक्ट कि अलग अलग चीज़ों के किस तरीके से इफेक्ट पड़ते हैं। तो इसी तरीके से अब हम जो पढ़ रहे हैं वो सुपरपोजिशन पढ़ रहे हैं। ये आप लाइट में भी पढ़ोगे, दिस ऑल्सो यूज इन ऑप्टिक्स, सुपरपोजिशन। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास आपको ये फिर से पढ़ना पड़ेगा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। लाइट के लिए भी आप सुपरपोजिशन देखते हैं। तो सुपरपोजिशन मतलब व्हेन टू वेव, है ना, कंबाइन
विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ईच अदर कंबाइन होते हैं दो वेव, मतलब दो वेव है ना, प्यारी सी दो वेव है, दोनों वेव आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक नई वेव जनरेट कर रही है यहाँ पे, तो जिसको हम कहेंगे सुपरपोजिशन। दिस फिनोमिना, दिस टर्म इज नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, तो व्हेन लिखा हुआ है देखो, व्हेन टू वेव कंबाइन विद ईच अदर, दिस फिनोमिनम है ना, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन कहते हैं। तो y1 मान लीजिए ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ठीक है, या a1 है ओमेगा 1 है, y2 जो है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो इन दोनों की सुपर इम्पोजिशन से, इन दोनों के मिलन से एक नई वेव जनरेट होगी, इसको कहेंगे सुपर इम्पोज्ड वेव। ठीक है, इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो इसके फलस्वरूप एक नई वेव जनरेट होगी, जिसको हम कहेंगे सुपर इम्पोज्ड वेव। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। Okay everyone, I hope you understood. क्लियर है यहाँ तक? Yes, 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 let me know everyone. तो सी वी डिस्कसिंग द सुपरपोजिशन ऑफ वेव, है ना, मैंने क्या कहा, यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया था इफेक्ट्स तक। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव में वी डिस्कस कि व्हेन टू वेव कंबाइन विद ईच अदर, दो वेव है हमारी, जब वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, कंबाइन करेंगी, तो इस फिनोमिना को, दो वेव है ना, एक y1 है एक y2 है, तो ये दोनों वेव जब आपस में जुड़ जाती है तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन कहते हैं। समझे, हमने सुपरपोजिशन डिस्कस करना है, तो सुपरपोजिशन मीन क्या होता है ये समझ लो। व्हेन टू वेव, एक y1 एक y2 है, दोनों आपस में कंबाइन हो गया, ठीक है, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दोनों आपस में जुड़ी, कंबाइन हुई, तो एक नई वेव यहाँ पे जनरेट हो रही है। सी यू गेट अ न्यू वेव, दिस वेव इज कॉल्ड सुपर इम्पोज वेव। तो यहाँ पे तीन केसेस बनते हैं देखो, एक तो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब सेम फ्रीक्वेंसी वेव, ठीक है, जब आपस में सुपर इम्पोज करती है, ओके, सुपर इम्पोज करती है सेम इंटेंसिटी की वेव और दोनों सेम ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है मान लो, तो ये जब दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो इंटरफेरेंस होगा। दूसरा बीट्स बनेगी, एक बीट्स में क्या होती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेव, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेव सुपर इम्पोज, अगर दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव होंगी। ठीक है मेरे भाई, पहली बात ये समझ लीजिए, इंटरफेरेंस सेम फ्रीक्वेंसी, बीट्स में दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, वो अगर सुपर इम्पोज करेंगी तो उस फिनोमिना को बीट्स कहा जाता है। तीसरा इंटरफेरेंस बीट्स, और एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव में क्या होता है ना, अगर स्टेशनरी वेव के बारे में बात करूं तो टू वेव ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टू ईच अदर
एंड सुपर इम्पोज जब करेंगी, दो वेव है आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है भाई, है ना, और आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, अगर सुपर इम्पोज करेंगी तो उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, बीट्स कहा जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बीट्स। तो सॉरी स्टेशनरी वेव। तो तीन अलग अलग फिनोमिना मिले, इंटरफेरेंस मिला आपको बीट्स मिला, आपको क्या मिला, स्टेशनरी वेव मिली। तो दीज आर द थ्री डिफरेंट फॉर्मूला जो कि हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव से मिलते हैं। तो क्या कहा मैंने सुपरपोजिशन में, फिर से सुन लीजिए, व्हेन टू वेव कंबाइन विद ईच अदर, है ना, एंड दे मूविंग लाइक दैट, एक y1 एक y2 है ना, इनकी इक्वेशंस यहाँ पे दी है, तो इनके सुपर इम्पोजिशन से क्या हुआ, y इक्वल टू y1 प्लस y2 एक नई वेव मिली। तो इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव, तीन अलग अलग यहाँ पे फिनोमिना आपको देखने को मिलेंगे करस्पॉन्डिंग टू द कंडीशन। आपको कौन सी कंडीशन लगानी है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि कब क्या हो रहा है। जैसे इंटरफेरेंस में मैंने कहा कि दो वेव होंगी, जैसे a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस के एक्स मान लो, और y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स मान लो। दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है ना, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग है। तो ये दोनों जब कंबाइन होंगी तो एक नई वेव जनरेट होगी। इस फिनोमिना को कहेंगे इंटरफेरेंस, है ना। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड योर इंटरफेरेंस। होप सो यू अंडरस्टूड, है ना। क्या हुआ इंटरफेरेंस का मतलब समझे। इंटरफेरेंस में दो वेव है जिनकी एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, जिनका क्या डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, एंड दे गोइंग टू सुपर इम्पोज विद ईच अदर। तो नई वेव जनरेट होगी विच इज नोन एज इंटरफेरेंस। आई होप यू अंडरस्टूड। सुपरपोजिशन हैव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी, तीन तरीके से अलग अलग कैटेगरी दिखनी है, इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव। इंटरफेरेंस में क्या होगा कि सेम फ्रीक्वेंसी की वेव है, सुपर इम्पोज करेंगी। बीट्स में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव सुपर इम्पोज करेंगी। इसमें दो वेव जो अपोजिट जा रही है एक दूसरे की वो सुपर इम्पोज करेंगी तो स्टेशनरी वेव मिलेगा। तो दीज ऑल आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, ठीक है। ऑल दीज आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। तो ध्यान रखिएगा और कोशिश करना कि आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से, है ना, समझ में भी आ रही हो। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रही हो, ट्राई टू अंडरस्टूड, है ना, चीज़ों को अंडरस्टूड करने की कोशिश करो तो अपने आप समझ में आएगा। तो इंटरफेरेंस इटसेल्फ अ वेरी बिग फिनोमिना। इंटरफेरेंस साउंड का भी होता है एज वेल एज लाइट वेव का भी होता है। तो ऑप्टिक्स में भी आप इसको डिस्कस करते हो, साउंड में भी डिस्कस करते हो, दोनों जगहों पे, है ना। दिस फिनोमिना गोइंग टू डिस्कस इन बोथ देयर साउंड एज वेल एज लाइट। ओके, यू गोइंग टू डिस्कस इट इन साउंड एज वेल एज हम इसको कहाँ पे भी डिस्कस करेंगे भाई, लाइट में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही। तो इंटरफेरेंस का मतलब समझ गए कि दो वेव, दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है ना, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम है और दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो इन दोनों के सुपर इम्पोजिशन से जो वेव बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सुपर इम्पोज्ड वेव। ओके, है ना। इंटरफेरेंस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड योर इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में, और है ना